Good morning, all of you. This is Prabhakar Singh from Learners Point. Today we are going to discuss about the gravitational force. Right? हमने इससे पहले वीडियो में क्या देखा था? चूँकि ये हमारा फोर्थ वीडियो है, तो इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि फोर्स क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या होते हैं। फिर हमने फोर्स को डिवाइड किया था कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने देखा मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने देखा है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द थर्ड फोर्स इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, ये अगर आपको आता है तो 2 मार्क्स का ये अकेला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो थोड़ा आप इसको केयरफुली ध्यान देंगे। एक्चुअली होता क्या है कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे ही आके गिरती है या फिर अर्थ पे ही अट्रैक्ट हो रही है, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, चूँकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्या देखा था कि ये अर्थ की टेंडेंसी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को वो टुवार्ड्स इट्सेल्फ वो क्या करती है, पुल करती है। तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है या फिर ग्रेविटी होता है, जो कि एक अर्थ का नेचर है। ठीक है, तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स में है, मैं आपको बताऊं अगर, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल फोर्स भी इसको हम बोलते हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड इट कि ये जो फोर्स है ये ऑल ओवर यूनिवर्स में एक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल फोर्स भी बोलते हैं। तो कैसे हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? Force of gravity exists not only between the objects and the earth but also between any two bodies. Understand this word, any two bodies everywhere in the universe. This force is called gravitational force. It means कि ये ऐसा नहीं है कि केवल किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में ही होगा। ये यूनिवर्स के किसी भी 2 ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, ये फोर्स एक्ट होता है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। एंड द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज एट्रैक्टिव ऑलवेज। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर होता है वो ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है। जैसे हमने देखा था कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव नेचर का होता है, बट जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा एट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब जरा हम इसका एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। एनी ऑब्जेक्ट्स फॉल डाउन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे ड्रॉप हो रहा है, अर्थ पे क्या हो रहा है, अर्थ की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। और वो किसके किसके बीच में एक्ट कर रहा होगा, अर्थ के और उस ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, उसी तरह से जैसे फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स होता है, तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। जो इसका थर्ड एग्जाम्पल है, बिटवीन एनी टू बॉडी लाइक बुक एंड टेबल। ठीक है, अब जैसे ये हमने एक एग्जाम्पल लिया बुक एंड टेबल, तो ये तो है ही, बाकी आप कोई भी 2 ऑब्जेक्ट को, आपके सामने कुछ भी अगर 2 ऑब्जेक्ट है, यानी कि मान लो कि आपका टेबल है, आपका बुक है, आप हैं, आपके फ्रेंड हैं, तो आप दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमेशा एक्ट करता है। ठीक है, एवरीवेयर एंड एनी टाइम, एंड दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमेशा एक्ट कर रहा है, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में वो एक्ट कर रहा होता है, और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कांटेक्ट भी नहीं होगा। एंड दैट्स वाई वी कॉल द नॉन कांटेक्ट फोर्स। हमने इसको क्या बोला है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर जब ये हर जगह फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हम एट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरा फ़ोन और मैं, अगर हम 2 लोग हैं, तो क्या है, हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आखिर फ़ोन जो है मेरे से स्टिक क्यों नहीं हो जा रहा। तो वैसा नहीं होता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत नेग्लिजिबल फोर्स होता है, बहुत कम अमाउंट में फोर्स होता है ये, बट होता ज़रूर है। ठीक है, तो
ये हमने क्या देखा, जो फोर्स को हमने डिवाइड किया था कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसमें हमने सारी चीज़ों को देखा है। ठीक है, आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। इसके बाद मैंने क्या किया है कि सारी जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है, तो मेन जो इसमें अगर मैं बोलूँ कि जो हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स था उसको हमने क्या किया है, लास्ट में एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं ज़रा। और अगर मैं बताऊँ तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इसको समराइज़ कर लेते हैं, इसको लर्न कर लेते हैं तो। ठीक है, हमने क्या देखा था कि हमारा टाइप्स ऑफ फोर्स कितने होता है, कितने तरह का होता है। उससे पहले क्या था कि फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या है, वो कौन सी क्वांटिटी है। जैसे आपको पता होगा कि ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन होता है। कौन सी क्वांटिटी है ये, वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो इसमें क्या क्या थे, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन, मैस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। अगर आप एग्जाम में मैकेनिकल फोर्स नहीं भी लिखते हैं, अगर आपने 2 फोर्स भी लिख दिया, मैस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, तो आई थिंक आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। बट अगर आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो इसमें टोटल कितने फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है आपको बस एक फ्लो चार्ट में मैंने दिखा दिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और आप इसको लर्न कर लें। दूसरी बात क्या है, जो इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस हैं वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे कि किस तरह से फोर्स कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का किस तरह से वो सारी चीज़ें चेंज कर दे रहा है फोर्स जैसे ही वो एक्ट होता है। ठीक है, तो फोर्स एंड प्रेशर में हमने आज तक की वीडियो में फोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा यानी जो हमारा 5th वीडियो होगा उसमें हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक कि आपसे मैं कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हम ज़रा देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, जो हमारा फोर्स होता है आपको पता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो आपको उसी को डिफाइन कर देना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, राइट। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है कि सपोज 2 फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 50 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस। यानी कि एक बॉडी पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 10 न्यूटन की एंड 50 न्यूटन की। बट एक चीज़ आपको अगर समझ में आ रही होगी तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमें फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड दिया है, हमें डायरेक्शन का पता नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम ज़रा इधर देखते हैं, जो हमारा जो फॉलोइंग केसेस है उसको देखते हैं। तो हमें जो नेट फोर्स कैलकुलेट करना है उसमें फर्स्ट क्या है, फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, राइट। यानी कि ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है, राइट, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। ठीक है, हमारे पास 2 फोर्सेस है। पहले जो भी डेटा है उसको एक साथ हम वो कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। 10 न्यूटन है, सेकेंड है हमारा 15 न्यूटन। तो जो हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट केस है वो क्या बोल रहा है हमें कि फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जब ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, इसको कहीं भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे ही हम ले लेते हैं। ठीक है, ये F1 और ये F2 हमने देख दिया कि ये दोनों फोर्स क्या है, हमारे सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो F1 कितना है, 10 न्यूटन, F2 कितना है, 15 न्यूटन। आपको पता है कि नेट और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में हैं तो क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड हो जाएंगे और कितना हो जाएगा हमारा 25 न्यूटन, राइट। जो सेकेंड केस है वो क्या है कि फोर्सेस एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन,
तो हम सेकेंड केस को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड केस को हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड केस क्या है हमारा, हमने मान लिया कि ये F1 है और ये F2 है, ठीक है। ये 10 न्यूटन है और ये 15 न्यूटन है। तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो हायर मैग्नीट्यूड है उससे हम लोअर मैग्नीट्यूड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, और हमारा जो 5 न्यूटन हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। और ये जो 5 न्यूटन होगा, तो इस समय जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, थ्रू F1 की तरफ, यानी कि ये F2 जो है ये हाइयर है, ग्रेटर मैग्नीट्यूड में है, तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को F1 की तरफ मूव कर देगा, राइट। ओके फिर तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक आप इसको नोट डाउन कर लें और आप इसको खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन ईच केस। मीन्स कि फर्स्ट केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, सेकेंड केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, वो आपको इस थर्ड केस में बताना है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या है, वो यही है कि आपको नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन करना है। तो आपको पता है, बट फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको। क्या होता है हमारा नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, व्हेन 2 or more than 2 forces are acting on a body, then we calculate the resultant force, right। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन फोर्स एंड व्हाट इज इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये आपको खुद से लिखना है, ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। ओके, बाकी कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और जो भी लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इससे पहले वाली वीडियो भी आप देख लेना, ताकि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आए और आने वाले लेक्चर्स भी आप इजीली समझ पाएँ। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।